फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द सम्स ऑफ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के सम में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 9.1 से। इलस्ट्रेशन 9.1 क्या कहते हो देख लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। रेडियस 10 मिलीमीटर है, लेंथ 1 मीटर है। वी विल बी स्ट्रिक्टली यूजिंग एसआई यूनिट्स, इससे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁻² हुआ। फिर 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। 100 किलो न्यूटन फोर्स अगर तो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। हमें फाइंड करना है कि कैलकुलेट द स्ट्रेस फाइंड करना है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। यू हैव टू फाइंड द इलोंगेशन इन अ डेल्टा इंक्रीज इन लेंथ एज वेल एज द स्ट्रेन एप्सिलॉन एल ऑन द रॉड। यंग्स मॉडुलस इज गिवन एज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो तीन चीज हमको बोली है फाइंड करने को, तो सबसे पहले स्ट्रेस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज गिवन एज फोर्स पॉइंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियस दिया हुआ, ये रॉड है जिसको पुल किया हुआ, जिसपे फोर्स लग रहा है 500 F लग रहा है, तो जिसके कारण इसके क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लग रहा है, तो क्रॉस सेक्शन में भी πr², दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस आ गया, फोर्स भी है, रेडियस भी है, यू कैन कैलकुलेट इट। फिर नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रेन एप्सिलॉन एल। ना एप्सिलॉन एल के लिए हमें डेल्टा एल बाय एल लेना पड़ेगा, बराबर है, डेल्टा एल बाय एल लेना पड़ेगा, पर डेल्टा एल तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल कम आउट टू बी स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, दोनों है हमारे पास में, यंग मॉडुलस भी है, स्ट्रेस भी हमने फाइंड कर लिया, तो हमें ये मिल जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, फिर डेल्टा एल फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ, तो एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, तो देयरफॉर इलोंगेशन डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एल। ओके, तो ये हो गया इलोंगेशन के बारे में, ये आ जाएगा मीटर में। ओके, ये तीन हो गए, इलस्ट्रेशन 9.1 कंप्लीट। फिर चलते हैं 9.3 की तरफ। 9.3 में दिया हुआ है, इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस, ह्यूमन पिरामिड है, नीचे एक बंदा ऊपर और बंदे, द ग्रुप इज द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ अ परफॉर्मर। अब यहाँ पे फिगर थोड़ा क्लियर नहीं दिया है, नीचे एक बंदा है, परफॉर्मर है, उसके ऊपर पिरामिड बनाया हुआ है। नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ अ परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक एज शोन इन फिगर। फिर द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द पर्संस परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द टेबल्स प्लैक्स एक्सेट्रा इन्वॉल्व्ड इज 280 kg। ऊपर जो बंदे सारे उनका वेट कितना है, 280 kg है। फिर द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन द बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड 60 kg, बंदे का मास खुद का 60 kg है। ईच थाई बोन फीमर ऑफ दिस परफॉर्मर हैज अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब उसने बैलेंस किया अपने पैर पे, पैर में जो बोन है उसका लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर एंड इफेक्टिव रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी कितना मिलीमीटर हुआ। Determine the amount by which each thigh bone gets compressed under the extra load। कितना compression होगा, यानी कि change in length होगा, वो फाइंड करना है हमें। We have to find out the change in length। तो change in length फाइंड करने के लिए क्या लेंगे, तो ये मास्टर की है, ये फॉर्मूला खास ध्यान से समझें। यंग मॉडुलस इज गिवन एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस इज गिवन एज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज गिवन एज change in length अपॉन लेंथ। ओके, so this will come out to be F upon A into delta L by L, F upon A into delta L by L। ओके, अब हमें फाइंड करना है चेंज इन लेंथ, तो देयरफॉर चेंज इन लेंथ डेल्टा L विल बी इक्वल, सब्जेक्ट का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे हो जाएगा F into L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू Y। नाउ फोर्स कहाँ से आएगा, तो जो बंदे सारे ऊपर है उनका फोर्स लग रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स कितना आएगा, देखो इफेक्टिव फोर्स, सॉरी इफेक्टिव मास क्या आएगा, तो इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ग्रुप प्लस मास ऑफ द पर्सन। अपना खुद का मास भी तो बैलेंस करने वाला है वो, तो टोटल हो गया 280। अच्छा सॉरी, खुद का मास तो नीचे है एंड ये ग्रुप और सबका साथ में मिला के मास दिया हुआ है, ये ग्रुप एंड बंदे सबका टोटल मास दिया हुआ है ऑफ ऑल द एंटायर ग्रुप, तो 280 है। तो उसमें से बंदे का मास माइनस करते थे, खुद का मास तो नीचे जमीन पे, वो पैर पे बैलेंस करे, तो खुद का मास तो जमीन पे, तो खुद के मास को तो बैलेंस करने वाला नहीं है, तो भी 280 माइनस 60, यानी ही इज बैलेंसिंग 220 kg वेट, ही इज बैलेंसिंग 220 kg वेट। अब दोनों पैर पे बैलेंस किया, तो देयरफॉर
mass supported by each thigh will be equal to, ये जो इफेक्टिव मास है डिवाइड बाई 2 यानी 220/2 दैट इज 110 kg. ईच थाई सपोर्टिंग 110 kg एंड उसी के कारण कंप्रेशन होने वाला है हर एक थाई का. तो यहाँ एफ को लेंगे mg, इसको हम लोग m बोल देते हैं, बराबर है. mg इंटू लेंथ l, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपको 10 लेना तो नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक एनी वैल्यू. m दिया, m यहाँ पे है, g यहाँ पे है, l ऑलरेडी गिवन. फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पाई आर स्क्वायर इंटू वाई भी है आपके पास में. आप बोलोगे वाई तो दिया नहीं है सब में, तो फिर कहाँ से लाए. तो वी हैव अ टेबल 9.1 विच इज लिस्टिंग ऑल द यंग मॉडल्स फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. तो आप उसमें से अपने चॉइस का वैल्यू ले सकते हो. बोन का जो वैल्यू लेना तो बोन के लिए दिया हुआ है, इट इज 9 into 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Whenever you want young modulus, you can refer table 9.1. तो एग्जाम में क्या करोगे, टेस्ट में अगर पूछा हो तो, एग्जाम में पूछा हो तो वहां पे आपको ये वैल्यू दिया होगा. पेपर सेटर विल गिव दैट वैल्यू टू यू. ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग सम नंबर 9.3. तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कंप्रेशन ऑफ द ईच थाई, कंप्रेशन ऑफ ईच थाई. ये खास समझ लेना है. यहाँ पे टोटल ग्रुप का मास 280 kg है, उसमें से उस बंदे का 60 kg माइनस हो गया. इफेक्टिव मास कितना ले रहा है 220 kg. दोनों पाँव पे बैलेंस करें, इससे हर एक पाँव पे कितना आएगा 220/2 दैट इज 110 kg. इसको हमने बोल दिया. ओके, हो गया 9.1. जस्ट गो थ्रू दिस टू. फिर चलते हैं 9.2 की तरफ. फिर चलते हैं इलस्ट्रेशन 9.2 की तरफ. इलस्ट्रेशन 9.2 में क्या बोला हुआ है कि a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter. Copper wire 2.2 meter का, steel wire 1.6 meter का, both of diameter 3 millimeter, दोनों का diameter same है 3 millimeter, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.7 meter. Total elongation कितना 0.7 millimeter. Obtain the load applied, यानी कितना लोड अप्लाई किया है, फोर्स कितना लगाया हुआ है वो फाइंड करना है. सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट पर से एक कॉपर का वायर, उसके नीचे स्टील का वायर, कॉपर एंड ये स्टील दोनों का लगा है, एंड इसके नीचे एक मास लगा है जिसके कारण लोड लग रहा है एफ. तो हमें एफ फाइंड करना है कितना है. हमें बोला है टोटल इंक्रीज इन लिंकेज दे दिया है डेल्टा एल. नाउ ड्यू टू दिस लोड बोथ द वायर्स विल बी स्ट्रेच्ड. सपोज फर्स्ट में स्ट्रेचिंग डेल्टा L1 है, दूसरे में स्ट्रेचिंग डेल्टा L2 है, बराबर है. तो हमें फाइंड करना है फोर्स कितना है. अगर टोटल इफेक्टिव कितना होगा, टोटल इंक्रीज लेंथ फॉर सिस्टम इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. ये आपको दे दिया है डेल्टा L. फोर्स फाइंड करना है. नाउ जनरली हम एक फॉर्मूला लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल. यंग मॉडुलस का भी जो आगे लिया था, ये मास्टर की है, ऑलमोस्ट सारे सम्स में अप्लाई करेगा ये. दिस इज फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल. तो therefore this will be f upon a into delta L by L. ओके, हमें f ढूंढने का है, तो therefore f को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला करो. तो f will be equal to y into a into delta L upon L, यानी कि y into pi r square into delta L upon L. हमारे पास डेल्टा L नहीं है, ये दोनों के लिए लेते हैं, पर डेल्टा L नहीं है हमारे पास में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेल्टा L ढूंढना पड़ेगा, फिर टोटल मारेंगे, उसमें से f को कॉमन निकाल के फाइंड करना पड़ेगा. वी डोंट हैव डेल्टा L राइट नाउ, तो व्हाट वी डू इज हियर वी मेक डेल्टा L द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. फोर्स ढूंढना था डायरेक्टली कर सकते थे, पर डेल्टा L नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे हर एक का इंडिविजुअल. तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर डेल्टा L इज इक्वल टू f इंटू एल अपॉन a इंटू वाई, यानी कि f इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई. ओके, तो फॉर कॉपर वायर delta L1 will be equal to f by length L1 cross section area pi r1 square y 1. okay, for steel wire के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा L2 is equal to f, फोर्स वही कॉमन लग रहा है दोनों में, L2 अपॉन पाई आर स्क्वायर y2 पाई r2 स्क्वायर. सॉरी, ओके.
तो देयरफॉर इफेक्टिव इंक्रीज इन लेंथ, इफेक्टिव इंक्रीजिंग लेंथ will be delta L equal to delta L1 plus delta L2, that is equal to F into L1 upon pi r square y1, pi r1 square y1 plus F into L2 upon pi r2 square y2. ओके, हमें F ढूंढना है तो F को सब कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन निकलेगा साथ में, रेडियस भी दोनों के सेम है तो आर स्क्वायर ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या L1 बाई y1 प्लस L2 बाई y2. ओके, हमें F ढूंढना है तो वैसे तो F को सब्जेक्ट का फॉर्मूला कर दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर F विल बी इक्वल टू डेल्टा L इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर है होल अपॉन L1 बाई y1 प्लस L2 बाई y2, ये पूरा ब्रैकेट. अगर आप कर सकते हैं तो इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व करें, यानी ब्रैकेट पहले सॉल्व करना फिर बाद में टोटल लगाना, दैट बी मोर इजियर टू गेट द आंसर. एंड ये हो जाएगा, सारी वैल्यूज दी हुई है, डेल्टा नेट इंक्रीज इन लेंथ दिया हुआ है, पाई 3.14 आर रेडियस दोनों का सेम है 1.5 to 10 raised to -3, L1 y1 दिया हुआ है, L2 y2 भी दिया हुआ है. आप बोलोगे y1 y2 तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो फिर से याद कराता हूँ, यंग मॉडल्स के लिए रेफर टेबल नंबर 9.1, यंग मॉडल्स के लिए रेफर टेबल नंबर 9.1. अगर कोई डेटा मिसिंग है, मान लो कॉपर का दिया पर स्टील का नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उसमें ऐड कर देना स्टील के लिए दिस वैल्यू. ओके, एडिशन टू एडिशन बुक्स के अंदर, बुक में थोड़े चेंजेस हैं तो कुछ में है कुछ में नहीं है. आप पुराने एडिशन नए एडिशन जो भी यूज करें उसके हिसाब से, अगर मान लो कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, स्टील के लिए y का वैल्यू दिया हुआ है उसमें नहीं हो तो ऐड कर दीजिए, कॉपर के लिए y का वैल्यू दिया हुआ है उसमें नहीं दिया हो तो ऐड कर दीजिए. ओके, ये हो गया 9.2. जस्ट गो थ्रू इट एंड सॉल्व कर देना. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9.4. चलो पहले 9.5 ले लेते हैं, छोटा सा समय, तो उसके बारे में दिया है कुछ ऐसा कि द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर. कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V by V of water at the bottom of the ocean given that the bulk modulus of water is 2.2 into 10 raised to 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे दिया कि ओशन में 3000 मीटर डेप्थ पे डेल्टा V अपॉन V यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन, डेल्टा V अपॉन V इज नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेन. वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम स्ट्रेन. बल्क मॉडुलस दिया है, डेप्थ दी हुई है. नाउ हियर एट अ डेप्थ h प्रेशर कितना होगा, h रो जी, प्रेशर आ गया दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ बल्क मॉडुलस इज सिग्मा V अपॉन एप्सिलॉन V, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेस इज गिवन एज प्रेशर अप्लाइड अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, so therefore volume strain will be equal to pressure upon bulk modulus. ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन, यूनिटलेस होता नहीं था, वॉल्यूम स्ट्रेन इज यूनिटलेस, डेल्टा V बाई V आ गया, जिसको वॉल्यूम स्ट्रेन को दूसरे वर्ड में फ्रैक्शनल कंप्रेशन भी बोल सकते हैं. फ्रैक्शनल कंप्रेशन फ्रैक्शन के टर्म्स में यानी कि डेल्टा V बाई V है, दूसरा इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं मल्टीप्लाई 100 करके. ओके, सो ये हो गया सम नंबर 9.5. प्रेशर हमने h रो जी फॉर्मूला से लिया हुआ, ये प्रेशर का h रो जी फॉर्मूला पहले आपने पढ़ा हुआ है 8th 9th या 10th में, और फिर भी वापस हमें चैप्टर नंबर 10 में आने वाला है. ये प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे. ओके, अब चलते हैं 9.4 की बात करते हैं. 9.4 में यू आर सेड दैट अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स on its narrow face of 9 into 10 raised to 4 Newton. The lower edge is riveted to the floor. How much will the upper edge be displaced? अब क्वेश्चन के वर्डिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चलो फिगर बना के देख लेते हैं. यहाँ पे एक आपको रेक्टेंगुलर स्लैब दिया हुआ है, समथिंग लाइक दिस. देयर इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब. ये आपको थिकनेस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, बाकी नीचे तो 50 by 50 है, स्क्वायर मेटलिक स्लैब है. हमें क्या बोला है कि इट इज द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड टू इट ऑन द नैरोअर सरफेस. अब सरफेस देखो तो 50 by 50 का सरफेस तो बड़ा होगा, 50 by 10 का सरफेस नैरो होगा.
तो नैरो सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया एंड दूसरा नैरो सरफेस नीचे ग्राउंड पे, एंड एक नैरो सरफेस ये हुआ एंड दूसरा नैरो सरफेस ये हो गया। तो अगर फिगर बने तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये नैरो सरफेस नीचे है, दूसरा नैरो सरफेस ऊपर है, दो नैरो सरफेस के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, सो दैट बिकम्स हाइट फॉर अस राइट नाउ। ये हमारी हाइट बन जाएगी, इस केस में h हो जाएगा, एंड नीचे ये लेंथ है, ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, क्योंकि नैरो सरफेस पे रखा हुआ है। फिर टेंजेंशियल फोर्स अपर सरफेस पे लगाया Ft। नाउ लोअर पार्ट इज फिक्स्ड, लोअर पार्ट फिक्स हो गया है, ये 3 डायमेंशनल फिगर बना दिया। लोअर पार्ट जमीन पे फिक्स है, रिवेटेड बोला है, फिक्स है। अपर पार्ट यूं लगा है, तो इस अपर पार्ट के कारण हमें 3 डायमेंशनल फिगर हटा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं लगेगा फिर। सो वी जस्ट टेक 2 डायमेंशनल फिगर राइट नाउ। आई होप यू अंडरस्टैंड द फिगर। अब यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया Ft, तो ऑब्वियस है ऊपर का पार्ट थोड़ा खिसकेगा एंड न्यू हो जाएगा, चेंज इन शेप होगा, यानी ये शेयर केस हो गया, चेंज इन शेप वाला। कितना चेंज हुआ है? थीटा जितना एंगल। ये डिस्प्लेसमेंट x है, तो अपर पार्ट कितना डिस्प्लेस हुआ? x जितना, वो हमें फाइंड करना है। ओके, शेयर में तुम क्या बोलते हैं? शेयरिंग मॉडुलस इज shear stress upon shear strain. Shear stress is given as tangential force per unit area, and shear strain क्या आएगा? थीटा, which is nothing but x by h. So this will be Ft upon a upon x by h, थीटा। ये हमने थियरी में लिया हुआ है। So therefore this will be equal to Ft upon a into x by h, ये g हो गया। अब x हमें फाइंड करना है, कितना डिस्प्लेस होता है? x is equal to Ft into h upon a into g। Ft दिया हुआ है टेंजेंशियल फोर्स, h हाइट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ओके, फिर एरिया ऑब्वियस है, नीचे जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ, नैरो एरिया लेना है ना, तो नैरो ये हो जाएगा 0.05 मीटर स्क्वायर। एरिया भी है, g का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स स्टेप जो दिया है उसके बारे में g दिया नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो फिर क्या करेंगे? तो हमको g शेयर मॉडुलस चाहिए, तो ऊपर देखो एग्जैक्ट सम के ऊपर ही आपको एक टेबल दिया हुआ है, तो g वी गेट फ्रॉम टेबल 9.2। सर पहले तो 9.1 बोला था, 9.1 टेबल में से आपको मिलेगा y की वैल्यूज, दिस टेबल फॉर यंग मॉडुलस, एंड टेबल 9.2 इज फॉर शेयर मॉडुलस। ओके, तो ये हो गया सम नंबर 9.4, इलस्ट्रेशन 9.4। सारी वैल्यूज डाल दो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर साइड का ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स। ओके, ये इलस्ट्रेशन 9.4। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज के 9.1। चलो पहले एक्सरसाइज का 9.1। द क्वेश्चन सेज समवॉट लाइक दिस: a steel wire of length 4.7 meter and cross section area 3 into 10 raised to -5 meter square stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross section area 4 into 10 raised to -5 meter square under a given load। स्टील का वायर 4.7 मीटर लॉन्ग है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। कॉपर का वायर 3.5 मीटर लॉन्ग है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। दोनों पे लोड सेम लगा है एंड दोनों इलोंगेट बाय द सेम अमाउंट, ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस? दोनों के यंग मॉडुलस का रेशियो फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वही इलोंगेशन का फॉर्मूला लेके फिर y को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करते, किसका हमें फॉर्मूला चाहिए ना? y is equal to sigma l upon epsilon l, that is f by a upon delta l by l, that is f upon a into delta l by l, बराबर है ना? यहाँ पे as f and a are same, sorry f and delta l are same, as f and delta l same, so therefore we say y proportional to l by a, बराबर है? So y1 upon y2 will be equal to l1 by l2 into a2 by a1। डाल दो वैल्यू, कैलकुलेट कर लो, हो गया रेशियो तैयार। ओके, ये हो गया सम नंबर 9.1 एक्सरसाइज का। फिर चलते हैं 9.5 की तरफ। एक्सरसाइज के 9.5 में क्या दिया हुआ है? 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है 0.25, यानी रेडियस आ गया इतना। One made of steel and other made of brass are loaded as shown in figure 9.13। फिगर 9.13 है उसके हिसाब से। अब देखो फिगर यहाँ पे देखे तो कैसा दिखा है,
फिगर, यहाँ पे पहले स्टील वायर जिसके नीचे स्टील वायर जिसके नीचे मास लगा है 4 kg। ओके, फिर दूसरा है इसके नीचे ब्रास का वायर लगा है एंड उसके नीचे मास लगा है कितना, 6 kg। ये सिचुएशन है, दोनों को ऐसे लोडिंग किया हुआ है, वायर का मास तो नेग्लिजिबल है। अब योर सेड दैट अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इन ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड इसका 1 मीटर, लेंथ 1.5 मीटर 1 मीटर दिया हुआ है। कंप्यूट द इलोंगेशंस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर, इलोंगेशन फाइंड करना है दोनों का, डेल्टा एल फाइंड करना है। तो अपना मास्टर की तो यही रहा एज इट इज, इसी का यूज करें, बराबर है। तो y क्या बनेगा, y इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल, दैट इज f अपॉन a अपॉन डेल्टा एल बाय एल, दैट इज f अपॉन a इंटू डेल्टा एल बाय एल। f क्या होगा, mg इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ओके, हमें फाइंड करना है डेल्टा एल, तो देयरफॉर डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, डेल्टा एल क्या आएगा, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। ये डेल्टा एल का फॉर्मूला बन गया। ओके, स्टील वायर के लिए फाइंड करता हूं, ये लेंथ L1 एंड L2 वाली। तो फॉर स्टील वायर डेल्टा L1 विल बी इक्वल टू, मास कितना लटक रहा है स्टील वायर के नीचे, तो स्टील वायर के नीचे 4 kg, स्टील वायर को कौन खींच रहा है, 4 kg एंड 6 kg दोनों, उसका दोनों का लोड लगेगा ना स्टील पे। तो स्टील के लिए 4 + 6 दैट इज 10 kg, M1 आ गया। G का वैल्यू 9.8, लेंथ उसका L1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, दोनों का आर सेम है, एंड Y1 यहाँ पे दिया हुआ है, आ जाएगा फर्स्ट के लिए। फिर सेकेंड वायर के लिए डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू M2G इंटू L2, M2 कितना, तो ब्रास वायर के तो नीचे कौन है, 6 kg, ब्रास वायर को पुल कर रहा है खाली 6 kg। स्टील वायर के लिए 4 एज वेल एज 6 दोनों आ रहे हैं, दोनों का वेट लगा है, पर वो ब्रास वायर के लिए तो ओनली 6 kg, तो M2 6 kg, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है। तो दिस विल बी डेल्टा L2, बराबर है। इस सब में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो सकता है, टोटल इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करो, सिस्टम का टोटल इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करो, तो डेल्टा L1 ने डेल्टा L2 ऐड कर देने का, टोटल इंक्रीज इन लेंथ के लिए दोनों का ऐड कर दो, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देते हैं, total increase in length of the system, total increase in length of system, तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, इतना ऐड कर देने का, दैट्स ऑल। ओके, ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 9.5। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज का 9.2 एंड 9.3, दोनों फिगर बेस्ड हैं, दोनों में आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के फिगर दिए हुए हैं। अब 9.2 में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है, एंड बोला आपको सबसे पहले, और 9.11 shows the stress strain graph for a given material, what are young modulus and approximate yield strength। ना पहले हमें ढूंढना है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल, यानी वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, इसका स्लोप हो गया। तो स्लोप क्या आएगा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट पकड़ लो, होगा ये दिया है 300 इंटू 10⁻⁶ है, एंड ये आपको दिया हुआ है नीचे 0.004 प्लस 0.004, तो 300 इंटू 10⁻⁶ सबको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, अपॉन 0.004 कैलकुलेट करो, ये यंग मॉडुलस आ गया आपका, यानी इस मटेरियल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में बोले फाइंड द यील्ड स्ट्रेंथ, अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब कितनी देर तक यील्ड करेगा, यानी सस्टेन करेगा द सब्सटेंस, टूटने से पहले कितनी देर तक सस्टेन करेगा, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात हो गई ना, कि किस पॉइंट पर ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस, उसके बाद वो बेयर नहीं कर सकता, फिर ब्रेक हो गया, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया 300। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा इज नथिंग बट 300 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा नीचे मूव कर, पर थोड़ा में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया 300 इंटू 10⁻⁶, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, 9.3 में देखें तो 9.3 में क्वेश्चन दिया है, दो यू आर गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, बोथ आर शोन हियर।
द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, विच ऑफ द मटेरियल्स हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस पहला पूछा है, यंग मॉडुलस ज्यादा किसका है, तो यंग मॉडुलस है सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल, एंड दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। आप ध्यान से देखें तो दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है, ए में स्लोप ज्यादा है, बी में स्लोप कम है। तो एज स्लोप, सॉरी यहां लेते हैं, एज स्लोप ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, फिगर में दिख रहा है क्लियरली, therefore y for a is bigger than y for b, यानी y for a is greatest। ओके, फिर which of the two is stronger material, stronger material के लिए क्या देखते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट कितना दूर है। यहाँ पे देखो इलास्टिक लिमिट से फ्रैक्चर पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, एंड यहाँ पे इलास्टिक लिमिट से फ्रैक्चर पॉइंट का डिस्टेंस कम है, बराबर है। तो हियर a is more stronger than b, क्यों, बिकॉज दैट फ्रैक्चर पॉइंट इज क्वाइट फार अवे। क्लियर, ये हो गया रिगार्डिंग 9.4। अब सॉरी 9.3, अब 9.4 भी देख लेते हैं, उसमें खाली ट्रू और फॉल्स करना है। 9.4 में दे रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट इफ दे आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील, ट्रू या फॉल्स। रबर का यंग मॉडुलस ज्यादा है या नहीं वो देख लेते हैं उसके लिए। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया upon delta L by L, so this will be F upon A into delta L by L। अब वैसे कैसे कंपेयर करें इसको यंग मॉडुलस को, तो ज्यादा बेटर रहेगा डेल्टा एल से। रबर कैन एक्सटेंड मोर एज कंपेयर टू स्टील, बराबर है। डेल्टा एल फॉर रबर इज मोर देन डेल्टा एल फॉर स्टील, एक्सटेंशन ज्यादा होता है, तो देयरफॉर यंग मॉडुलस से इनवर्स दिए, तो y फॉर रबर विल बी लेस देन y फॉर स्टील। तो रबर का यंग मॉडुलस कम होता है, इससे स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। रबर का यंग मॉडुलस कम होता है, स्टील का ज्यादा होता है। एंड वैसे भी आप टेबल में देखेंगे, टेबल 9.1 में, तो आपको देखेंगे दोनों की वैल्यू दी हुई है, स्टील का वैल्यू ज्यादा है। फिर विच ऑफ द सॉरी द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल, स्ट्रेचिंग इन लेंथ में चेंज, शेयर मॉडुलस इज कंसर्न विद चेंज ऑफ शेप नॉट द लेंथ, इसलिए सॉरी हियर शेयर मॉडुलस कैन नॉट डिटरमाइन द increase in length of the wire coil, okay। तो ये हो गया 9.2, 9.3, 9.4। 9.4 में दोनों के दोनों फॉल्स आ रहे हैं, बराबर है। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 9.6। 9.6 में दिया एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्यूब है इसके सारी साइड सेम लेंथ, तो एज का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट किया 0.1 मीटर हुआ। One face of cube is firmly fixed to the vertical wall. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminum is 25 gigapascal. Giga मतलब 10⁹ हुआ। What is the vertical deflection of this face? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको वो समझ लेते हैं। ये वॉल है, यहाँ पे क्यूब लगाया हुआ है। अब ये क्यूब का एक फेस फिक्स है यहाँ पे, दूसरे फेस पे नीचे मास m लटका के mg फोर्स दे दिया। मास m लटका मतलब mg फोर्स हो गया, लेट्स से लाइक दिस, मास m इज गिवन, तो उसके कारण फोर्स लगेगा mg, एंड दैट विल बी द टेंजेंशियल फोर्स। ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, शेप ऐसा हो जाएगा। ड्यू टू दिस ये साइड फिक्स है, ये साइड वेट के कारण नीचे खींचाएगी, दिस विल बी पुल डाउन, तो इट विल बी शिफ्टिंग डाउन। कितना शिफ्टिंग हो रहा है वो फाइंड करना है हमको। We just said that find the what is the vertical deflection of the other side, यानी x ढूंढना है अपने को। ये x हो गया, ये हाइट h हो गया, बराबर है। ये हाइट बोलो, ये लेंथ बोलो, एक ही बात है, ओके। वैसे फिगर यूं था, इसको खाली वर्टिकल किया, उतना ही फर्क है, बाकी सेम टू सेम सम है, ओके। शुरू करते हैं। वी नो दैट shear modulus is given as sigma s upon sigma epsilon s. Shear stress upon shear strain. Shear stress is given as tangential force upon area of cross section, area of surface, and this epsilon s is given as theta. And this is nothing but ft upon L square होगा ना, area तो surface का, L square upon theta will be x by h। तो इसको अगर लिखे तो ये will be ft upon L square into x by h। हमें x ढूंढना है, तो therefore x will be equal to ft यानी mg हो गया,
टेंसियल फोर्स भी mg into h upon l square capital G. वैल्यू पुटअप कर दो, दिस मच मीटर. डिफ्लेक्शन ऑफ द अदर साइड आएगा. ओके, ये हुआ 9.6. फिर चलते हैं 9.7 की तरफ. 9.7 क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg. मास कितना सपोर्ट हो रहा है? 50,000 kg. कौन कर रहा है? 4 पिलर्स हैं, स्टील के पिलर्स हैं, एंड these are hollow cylindrical columns. अब we are said that the inner and outer area of each column is 30 cm and 40 cm 60 cm, यानी 0.3 मीटर 0.6 मीटर हुआ. फिर assuming that load distribution to be uniform, 4 कॉलम्स दिए हुए, चारों पे यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन ऑन ईच कॉलम. ईच कॉलम में कितना कंप्रेशन स्ट्रेन आ रहा है, एप्सिलॉन एल फाइंड करना है. वी हैव यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल. फाइंड करना है एप्सिलॉन एल, तो विल बी इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन y. यंग मॉडुलस दिया हुआ है. सिग्मा एल कैसे ढूंढोगे? तो सिग्मा एल इज फोर्स पॉइंट एरिया. हियर सिग्मा एल इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कौन लगा है? ये मास नहीं, ये तो चारों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो फॉर ईच कॉलम नहीं तो यहीं लिख लेते. चलो हियर एफ विल बी इक्वल टू m/4. चारों कॉलम का दिखता है ना, तो पर कॉलम इतना हुआ इनटू जी, दिस मच न्यूटन. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे इट्स अ हॉलो सिलेंडर, यूं है, ये सिलेंडरिकल कॉलम है, हॉलो है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बनेगा? अगर ऊपर से देखे क्रॉस सेक्शन देखे तो यूं बनेगा, एक इनर एरिया r1 एंड दूसरा आउटर एरिया r2. तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन यू हैव टू कंसीडर. तो दैट विल बी पाई r2 स्क्वायर, आउटर क्रॉस सेक्शन पाई r2 स्क्वायर माइनस इनर क्रॉस सेक्शन पाई r1 स्क्वायर, यानी पाई कॉमन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. ये एक कैलकुलेट कर लो, इतना मीटर स्क्वायर आएगा. एफ ए आगे यहाँ पे रख दो, तो सिग्मा आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड उसे यहाँ रख दो तो एप्सिलॉन आ जाएगा. दैट्स ऑल. बराबर है. फिर स्टेप्स सिग्मा एल में एफ अपॉन एफ और ए डाल दो एंड फिर एप्सिलॉन आ जाएगा. ओके, खाली यहाँ क्या दिया नया? हॉलो सिलेंडर है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया. ओके, द क्रॉस सेक्शन ऑन व्हिच इज सपोर्टेड. सेकेंडली 50,000 kg ऑन ऑल 4 टुगेदर, तो एक पे कितना आएगा? m/4 1250 है. ओके, ये हो गया 9.7. फिर चलते हैं 9.8 की तरफ. 9.8 में दिया हुआ है a piece of copper has a rectangular cross section of 15.2 millimeter by 19.1 millimeter is pulled in tension with 44,500 Newton force producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. फिर से एक बार strain ढूंढना है. बराबर है. तो यही स्टेप हो गए. Here sigma L will be equal to F upon A. अब F दिया हुआ है A मिलीमीटर में, तो इसे कैलकुलेट करें, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. फिर उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर. ये आ गया, रख दो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फिर वी हैव y इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल, तो देयरफॉर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन y. आप बोलोगे सर फिर y कहाँ से लाएं? जहां जहां पे आपको डेटा नहीं मिल रहा है y का, तो टेबल 9.1 रेफर करें, एंड g ढूंढने के लिए टेबल 9.2 रेफर करें. बराबर है. वहां से आप ये वैल्यू ले सकते हो. एग्जाम में आपको ये वैल्यूज दी होगी. दैट्स डन फॉर श्योर. चलो फिर 9.5 देख लेते हैं, सॉरी 9.9 देख लेते हैं. 9.9 में दिया हुआ है a steel cable with a radius of 1.5 cm supports a chair lift of a ski area if maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square. What is the maximum load the cable can support? लोड कितना सपोर्ट कर सकता है वो फाइंड करना है, कि फोर्स फाइंड करना है. ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई आर स्क्वायर. सो देयरफॉर एफ विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर. इतना लोड ले सकता है. अगर आपको मास भी गिनना है कि कितना मास सपोर्ट कर सकता है, तो यू कैन गो एक्स्ट्रा. एफ इज इक्वल टू एम जी, तो देयरफॉर m will be equal to f/g. g का वैल्यू 9.8 लेके आप मास भी ढूंढ सकते हैं कि कितना मास से सपोर्ट कर सकता है. लोड तो न्यूटन में देते हैं, लोड इज नथिंग बट फोर्स, पर अगर आपको मास ढूंढना है तो आप मास भी दे सकते हैं, कितना मास को सपोर्ट कर सकते हैं.
that chair lift of the ski area. That chair lift can bear this much mass maximum. Okay, तो ये हो गया 9.6 to 9.9. Just go through this.